नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इंफॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम अपने चारों ओर जीवन को देखते हैं तो हमें बहुत तरह के जीव दिखाई देते हैं। कोई जीव बहुत छोटा होता है, जैसे बैक्टीरिया, जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते, और कोई जीव बहुत बड़ा और जटिल होता है, जैसे मनुष्य। लेकिन इन सभी जीवों में, चाहे वे छोटे हो या बड़े, एक बात समान होती है। सभी जीव एक ही मूल बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान के अनुसार बने होते हैं। जैसे एक इमारत चाहे छोटी हो या बड़ी, वह ईंटों से ही बनती है, उसी प्रकार हर जीव छोटे छोटे जीवित भागों से बना होता है, जिन्हें हम सेल्स कहते हैं। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। हमारे शरीर की हर गतिविधि, जैसे सांस लेना, खाना पचाना, चलना, सोचना और बढ़ना, सब कुछ इन्हीं सेल्स के कारण संभव होता है। अगर सेल सही तरीके से काम न करे तो पूरा शरीर बीमार हो सकता है। इसलिए सेल को समझना जीवन को समझने की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग सेल्स के अध्ययन से जुड़ा है, जिसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है, जीव कैसे बढ़ते हैं, शरीर कैसे काम करता है और नए जीव कैसे पैदा होते हैं। वास्तव में, अगर हम सेल को अच्छे से समझ लें, तो हम जीवन के कई रहस्यों को समझ सकते हैं। सेल की खोज ने विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन लाया। सन 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क के एक पतले टुकड़े को माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्होंने उसमें छोटे छोटे डिब्बे जैसे ढांचे देखे। उन्होंने इन ढांचों को सेल्स नाम दिया। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी यह खोज भविष्य में मॉडर्न बायोलॉजी की नींव बन जाएगी। आज हम जानते हैं कि सेल केवल एक संरचना नहीं है, बल्कि यह जीवन की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका अर्थ यह है कि शरीर की बनावट भी सेल से होती है और शरीर के सभी कार्य भी सेल के अंदर ही होते हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि सेल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यही कारण है कि सेल को द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जब हम ये प्रश्न पूछते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आखिर बने किससे होते हैं, तो इसका सबसे सरल और वैज्ञानिक उत्तर होता है सेल्स। पृथ्वी पर मौजूद हर जीव, चाहे वो बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा, किसी न किसी रूप में सेल से ही बना होता है। सेल जीवन की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन यही छोटी इकाई मिलकर बड़े और जटिल जीवों का निर्माण करती है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक ही सेल से बना होता है। ऐसे जीवों को यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। इन जीवों की सबसे खास बात यह है कि एक ही सेल जीवन के सभी कार्य करता है। यही सेल भोजन ग्रहण करता है, यही सेल रेस्पिरेशन करता है, यही एक्सक्रीशन करता है और यही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को पूरा करता है। अमीबा, पैरामेसियम, क्लेमिडोमोनास और बैक्टीरिया यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के प्रमुख उदाहरण हैं। ये सभी जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देखा जा सकता। लेकिन आकार में छोटे होने के बावजूद इनका सेल बहुत एफिशिएंट होता है और अपने आप स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। इससे हमें ये समझ आता है कि एक अकेला सेल भी पूरा जीवन संभालने की क्षमता रखता है। दूसरी ओर, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका शरीर लाखों और करोड़ों सेल्स से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। पौधे, जानवर और मनुष्य सभी मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इन जीवों में हर सेल एक जैसा काम नहीं करता, बल्कि अलग अलग प्रकार के सेल्स अलग अलग कार्य करते हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि काम का बंटवारा होता है। जैसे नर्व सेल्स संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, मसल सेल्स शरीर को चलने फिरने में मदद करते हैं और अन्य सेल्स शरीर की रक्षा, पोषण और नियंत्रण जैसे कार्य करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म अपना जीवन एक सिंगल सेल से ही शुरू करता है। मनुष्य का शरीर भी शुरुआत में केवल एक सेल होता है, जो बार बार सेल डिवीजन करता है और धीरे धीरे एक पूर्ण शरीर का निर्माण करता है। इससे ये सिद्ध होता है कि नए सेल्स हमेशा पुराने सेल से ही बनते हैं। इस प्रकार, चाहे जीव यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर, जीवन की मूल इकाई हमेशा सेल ही होती है। यही कारण है कि सेल को सही अर्थों में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। जब वैज्ञानिकों ने सेल्स का अध्ययन गहराई से करना शुरू किया, तो धीरे धीरे उन्हें यह समझ आने लगा कि जीवन की सभी प्रक्रियाओं का संबंध सेल से ही है।
इसी समझ के आधार पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत विकसित हुआ जिसे सेल थियरी कहा जाता है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जीवन की मूल सच्चाई क्या है और सभी जीव किस प्रकार संगठित होते हैं। सेल थियरी का पहला सिद्धांत ये कहता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक या एक से अधिक सेल से बने होते हैं। इसका अर्थ यह है कि चाहे जीव यूनिसेल्यूलर हो या मल्टीसेल्यूलर, सेल के बिना जीवन संभव नहीं है। ये सिद्धांत जीवन की एक सार्वभौमिक सच्चाई को दर्शाता है। सेल थियरी का दूसरा सिद्धांत बताता है कि सेल जीवन की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसका मतलब ये है कि शरीर की बनावट भी सेल्स से बनती है और शरीर के सभी कार्य जैसे ग्रोथ, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और रिप्रोडक्शन सेल्स के अंदर ही होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये कहता है कि सभी नए सेल्स पुराने सेल्स से ही बनते हैं। इसे हम सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि जीवन अचानक उत्पन्न नहीं होता, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता है। इस सेल थियरी को सबसे पहले दो वैज्ञानिकों श्लेडन और श्वान ने प्रस्तावित किया। श्लेडन ने पौधों पर अध्ययन किया और श्वान ने जानवरों पर। बाद में वैज्ञानिक विर्चाओ ने यह महत्वपूर्ण बात जोड़ी कि नया सेल केवल पुराने सेल से ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार सेल थियरी ने जीवन को सेल्यूलर लेवल पर समझाने का वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अगर हम विभिन्न प्रकार के सेल्स को देखें तो हमें ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते। कुछ सेल्स गोल होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ चपटे होते हैं और कुछ अनियमित आकार के होते हैं। यह विविधता किसी संयोग से नहीं होती, बल्कि सेल के फंक्शन से सीधे जुड़ी होती है। अमीबा का आकार अनियमित होता है, जिसे इरेग्युलर शेप कहा जाता है। यही अनियमित आकार उसे चलने फिरने और भोजन को पकड़ने में मदद करता है। अमीबा अपने शरीर के आकार को बदलकर फूड इनटेक करता है, जो उसके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। नर्व सेल्स का आकार लंबा और शाखाओं वाला होता है। ये संरचना उन्हें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक इम्पल्सेस को तेजी से पहुंचाने में मदद करती है। अगर नर्व सेल्स छोटे होते तो संदेशों का संचार संभव नहीं हो पाता। रेड ब्लड सेल्स का आकार बाइकॉन्केव होता है, यानी बीच से दबा हुआ। यह विशेष आकार उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। उनका यह आकार रक्त वाहिकाओं में आसानी से बहने के लिए भी उपयुक्त होता है। इससे हमें यह महत्वपूर्ण निष्कर्ष मिलता है कि सेल का स्ट्रक्चर हमेशा उसके फंक्शन के अनुसार होता है। प्रकृति में कोई भी सेल बिना उद्देश्य के नहीं बना है। हर सेल का आकार और माप इस तरह से बना होता है कि वो अपना कार्य सबसे अच्छे तरीके से कर सके। यही जीवन की वैज्ञानिक सुंदरता है। अधिकांश सेल्स की बनावट एक जैसी मूल संरचना पर आधारित होती है। हर सेल में 3 मुख्य भाग पाए जाते हैं जो मिलकर जीवन को बनाए रखते हैं। पहला भाग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की बाहरी सीमा बनाता है और सेल को बाहरी वातावरण से अलग करता है। दूसरा भाग है साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर मौजूद एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसमें सेल के सभी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है न्यूक्लियस, जो सेल का नियंत्रण केंद्र होता है और सभी एक्टिविटीज को दिशा देता है। इन तीनों भागों का आपस में गहरा संबंध होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। साइटोप्लाज्म सेल को ऊर्जा और कार्य करने की जगह देता है और न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ तथा रिप्रोडक्शन को नियंत्रित करता है। यदि इनमें से कोई भी भाग सही तरीके से काम न करे तो सेल जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ये कहा जाता है कि सेल की बेसिक स्ट्रक्चर ही जीवन की आधारशिला है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, सेल की सबसे बाहरी सीमा होती है। यह मेम्ब्रेन सेल के अंदर मौजूद पदार्थों को बाहरी एनवायरनमेंट से अलग रखती है और सेल की सुरक्षा करती है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो तो सेल का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि सेल का सारा इंटरनल कंटेंट बाहर फैल जाएगा। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल का गार्ड भी कहा जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। इसका अर्थ यह है कि यह मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को सेल के अंदर या बाहर जाने की अनुमति देती है, जबकि कुछ पदार्थों को रोक देती है। ये गुण सेल के अंदर इंटरनल बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हर पदार्थ बिना नियंत्रण के अंदर बाहर जाने लगे तो सेल जीवित नहीं रह पाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के माध्यम से पदार्थों का आवागमन अलग अलग तरीकों से होता है। इनमें से एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में पदार्थ अपने आप अधिक कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर जाते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार डिफ्यूजन के द्वारा ही अंदर बाहर होते हैं।
इस प्रक्रिया में किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में केवल वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। यह मूवमेंट एक सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के पार अधिक वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र से कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन वाले क्षेत्र की ओर होता है। ऑस्मोसिस सेल के आकार और कार्य को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। सेल को घेरने वाला सॉल्यूशन अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो तो सेल के बाहर वाटर की मात्रा अधिक होती है, जिससे वाटर सेल के अंदर चला जाता है और सेल सूज जाता है। अगर सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो अंदर और बाहर वाटर की मात्रा समान होती है और सेल के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हो तो सेल के अंदर का वाटर बाहर चला जाता है और सेल सिकुड़ जाता है। ऑस्मोसिस केवल लैबोरेटरी कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह प्रकृति में भी बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी को ऑस्मोसिस के माध्यम से ही अब्सॉर्ब करती हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑस्मोसिस जीवन की निरंतरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्लांट सेल्स की एक विशेष पहचान होती है कि इनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक अतिरिक्त कठोर परत पाई जाती है, जिसे सेल वॉल कहा जाता है। सेल वॉल मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है, जो इसे मजबूती और कठोरता प्रदान करती है। एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए ये प्लांट सेल्स की एक विशेष संरचना मानी जाती है। सेल वॉल का सबसे प्रमुख कार्य सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना होता है। ये प्लांट को खड़ा रहने में मदद करती है और सेल को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। इसके अलावा सेल वॉल सेल की प्रोटेक्शन भी करती है और बाहरी आघात से सेल को सुरक्षित रखती है। जब प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो ऑस्मोसिस के कारण वाटर सेल के अंदर चला जाता है। ऐसी स्थिति में सेल वॉल सेल को फटने से रोकती है। इस प्रकार सेल वॉल प्लांट सेल्स के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। जब प्लांट सेल से वाटर बाहर निकल जाता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल से अलग होकर अंदर की ओर सिकुड़ जाती है। इस प्रक्रिया को प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। प्लाज्मोलिसिस ये दर्शाता है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग अलग संरचनाएं हैं और सेल वॉल प्लांट सेल के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यूक्लियस सेल का सबसे महत्वपूर्ण और नियंत्रक भाग होता है। यह एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो सेल की सभी एक्टिविटीज को नियंत्रित करता है। इसलिए न्यूक्लियस को सेल का कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, जिनमें सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सुरक्षित रहती है। ये क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। डीएनए वो पदार्थ है जो माता पिता से संतानों में गुणों के स्थानांतरण यानी इनहेरिटेंस को नियंत्रित करता है। न्यूक्लियस सेल की ग्रोथ और सेल डिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड होता है, जिससे जेनेटिक इंफॉर्मेशन सही तरीके से अगली पीढ़ी की सेल्स तक पहुंच सके। न्यूक्लियस के कारण ही सेल को ये पता चलता है कि उसे कब बढ़ना है, कब डिवाइड करना है और कौन सा कार्य करना है। इसलिए न्यूक्लियस के बिना सेल लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ऐसे सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, जैसे बैक्टीरिया। इसके विपरीत जिन सेल्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है, जैसे प्लांट और एनिमल सेल्स। ये क्लासिफिकेशन सेल की संरचना को समझने में बहुत सहायक है। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर पाया जाने वाला एक जेली जैसा द्रव होता है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच की पूरी जगह को भरता है। ये सेल का वह भाग है जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स तैरते हुए पाए जाते हैं और अपने अपने कार्य करते हैं। साइटोप्लाज्म को सेल का कार्य क्षेत्र भी कहा जा सकता है, क्योंकि सेल की अधिकांश बायोकेमिकल रिएक्शंस यहीं होती हैं। यही साइटोप्लाज्म सेल को ऊर्जा प्रदान करने, पदार्थों के परिवहन और विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को चलाने में मदद करता है। सेल का मेटाबॉलिज्म, जैसे भोजन का टूटना, ऊर्जा का निर्माण और आवश्यक पदार्थों का निर्माण, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही संभव होता है। यदि साइटोप्लाज्म न हो तो सेल के अंदर कोई भी जीवन प्रक्रिया ठीक से नहीं चल सकती। इसलिए साइटोप्लाज्म सेल के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। सेल के अंदर कई छोटे छोटे विशेष भाग पाए जाते हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। ये ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर अलग अलग कार्य करते हैं और मिलकर सेल को एक जीवित और सक्रिय इकाई बनाते हैं। यदि सेल को एक फैक्ट्री माना जाए तो ये ऑर्गेनेल्स उस फैक्ट्री के अलग अलग विभाग होते हैं जिनका अपना अपना काम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसे संक्षेप में एआर कहा जाता है, मेम्ब्रेन से बनी एक जाल जैसी संरचना होती है। इसका मुख्य कार्य सेल के अंदर पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करना होता है।
रफ एआर की सतह पर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होती है। दूसरी ओर स्मूथ एआर पर राइबोसोम्स नहीं होते और ये लाइपिड सिंथेसिस तथा हार्मफुल सब्सटेंसेस की डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। गोल्जी अपैरेटस को सेल का पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहा जा सकता है। यह एआर से आए प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, उन्हें सही आकार देता है और फिर सेल के विभिन्न भागों तक भेजता है। गोल्जी अपैरेटस का एक महत्वपूर्ण कार्य लाइसोसोम्स का निर्माण करना भी है, जो सेल की सफाई में मदद करते हैं। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिनके अंदर शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये एंजाइम सेल के अंदर मौजूद वेस्ट मटेरियल्स को तोड़ देते हैं और पुराने या डैमेज्ड ऑर्गेनेल्स को नष्ट कर देते हैं। अगर सेल के अंदर कोई गंभीर खराबी हो जाए तो लाइसोसोम्स पूरे सेल को भी नष्ट कर सकते हैं। इसी कारण इन्हें सेल के सुसाइड बैग्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावरहाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सेल के लिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है, जिसे सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की एक खास बात यह है कि इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये कुछ हद तक सेमी इंडिपेंडेंट होते हैं। प्लास्टिड्स केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और इनका कार्य फूड से संबंधित होता है। क्लोरोप्लास्ट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। क्रोमोप्लास्ट्स पौधों के विभिन्न भागों को रंग प्रदान करते हैं, जबकि ल्यूकोप्लास्ट्स भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। वैक्यूल सेल के स्टोरेज यूनिट्स होते हैं। इनमें वाटर, फूड और वेस्ट मटेरियल्स जमा रहते हैं। प्लांट सेल्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, जो सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रदान करता है। यही वैक्यूल पौधों को खड़ा रहने में मदद करता है। इस प्रकार हर सेल ऑर्गेनेल का अपना विशिष्ट कार्य होता है और सभी ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल को एक पूर्ण और कार्यशील जीवन इकाई बनाते हैं। सेल डिवीजन जीवन की एक अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है, जिसके बिना किसी भी जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। सेल्स डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि शरीर की ग्रोथ हो सके, पुराने या डैमेज्ड सेल्स को रिप्लेस किया जा सके और नए जीवों के निर्माण के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाए जा सके। अगर सेल डिवीजन ना हो तो शरीर न तो बढ़ पाएगा और न ही स्वयं को ठीक कर पाएगा। सेल डिवीजन के दो मुख्य प्रकार होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस। दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य अलग अलग होता है, लेकिन दोनों ही जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। माइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो समान डॉटर सेल्स बनाता है। इन डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या पेरेंट सेल के बराबर होती है। माइटोसिस शरीर की ग्रोथ, टिश्यू रिपेयर और डैमेज्ड सेल्स को बदलने के लिए जिम्मेदार होता है। जब हमारी त्वचा भरती है या कोई घाव ठीक होता है तो उसके पीछे माइटोसिस ही काम करता है। मायोसिस एक विशेष प्रकार का सेल डिवीजन है जो केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स के निर्माण के लिए होता है। इस प्रक्रिया में एक सेल डिवाइड होकर 4 सेल्स बनाता है, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी होती है। यही आधी संख्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक होती है, ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद सही क्रोमोसोम नंबर बना रहे। इस प्रकार माइटोसिस और मायोसिस दोनों ही सेल डिवीजन की महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, जो ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन को संभव बनाती है और जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। सेल को सही अर्थों में जीवन की नींव कहा जा सकता है। सेल न केवल शरीर की संरचना बनाता है, बल्कि शरीर के सभी कार्यों को भी नियंत्रित करता है। सबसे सरल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से लेकर सबसे जटिल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स तक सभी जीवों का अस्तित्व सेल्स पर ही निर्भर करता है। हर सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स अपना अपना विशिष्ट कार्य करते हैं। कोई ऑर्गेनेल ऊर्जा बनाता है, कोई भोजन तैयार करता है, कोई स्टोरेज का कार्य करता है और कोई सेल को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सभी ऑर्गेनेल्स मिलकर सेल को जीवित, सक्रिय और संतुलित बनाए रखते हैं। जब सेल्स सही तरीके से ऑर्गेनाइज होकर कार्य करते हैं, तभी ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन संभव हो पाता है। यदि सेल के किसी भी भाग में गड़बड़ी हो जाए तो वो डिजीज का कारण बन सकती है। इसलिए सेल का अध्ययन हमें न केवल जीवन को समझने में मदद करता है, बल्कि हेल्थ और डिजीज के बीच के संबंध को भी स्पष्ट करता है। आज के समय में बायोलॉजिकल साइंसेज में हुई प्रगति, जैसे मेडिकल रिसर्च और जेनेटिक स्टडीज, सभी सेल के ज्ञान पर आधारित है। इसलिए ये कहना बिल्कुल सही है कि सेल का अध्ययन बायोलॉजी की कॉर्नरस्टोन है। सेल को समझना वास्तव में जीवन को समझना है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।